हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा रणथंभौर दुर्ग। हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो दुर्गों से संबंधित कुछ बेसिक जो बातें थी वो हमने देखी थी। हमने देखा था कि जो दुर्गों की श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। फिर जो दुर्गों का उल्लेख है वो किस में किया गया है, ठीक है, और प्रमाण हमें कहाँ से मिले, यानी कि काफ़ी जो बेसिक बातें थी वो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो होने वाला है वो किसके ऊपर है, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर, ठीक है। आज हम रणथंभौर दुर्ग की शेयर करेंगे और रणथंभौर दुर्ग के अंदर देखेंगे इसकी जो मेन मुख्य और प्रमुख जो बातें हैं, जो मतलब कि जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है, वो सारी कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो जो रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पे है, मैं आपको पहले बता दूँ कि जो रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर ये दुर्ग है। कौन सा, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि रणथंभौर दुर्ग की श्रेणियां कौन सी है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, वो सन कौन सी थी, और इसके अंदर दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं। ओके गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो कहाँ पे मैंने बताया था वो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है। जो हमारा रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और जो रणथंभौर दुर्ग का इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। पहले बात तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसकी जो श्रेणी है वो कौन सी है, गिरि दुर्ग के अंदर आता है। जो रणथंभौर दुर्ग है वो पहाड़ी के ऊपर है। ओके, तो ये कौन सी श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर दूसरा ये एरन श्रेणी के अंदर आता है। तो मैं इसकी जो श्रेणियां है वो बता देती हूँ। इसकी श्रेणी कौन सी है, इसकी श्रेणी है, ये आता है गिरि दुर्ग के अंदर। गिरि दुर्ग, एरण दुर्ग और वन दुर्ग। अगर आपको नहीं पता है कि गिरि दुर्ग किसको कहते हैं, एरन दुर्ग किसको कहते हैं, और दुर्ग की श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी दुर्ग की श्रेणियां होती है, ठीक है। तो आप मेरा पहला वाला जो वीडियो मैंने दिया है उसके अंदर मैंने श्रेणियां सारी कुछ बताई है, और कौन सी श्रेणी किस तरह से होती है, कौन सी क्या है, तो वो सारा कुछ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जो ये रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पे है, पर्वत के ऊपर बना हुआ है। तो ये गिरि श्रेणी के अंदर भी आता है, एरन श्रेणी के अंदर भी आता है और वन श्रेणी के अंदर भी आता है। तो इसकी श्रेणियां कौन कौन सी हो गई, गिरि श्रेणी, एरन श्रेणी और वन श्रेणी। ओके, तो अभी हम देखेंगे रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण करता है वो कौन है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, इसका निर्माण किया गया है रणथंभन देव के द्वारा। रणथंभन देव के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। इसका जो अन्य नाम है, रणथंभन देव है, इसका अन्य नाम क्या मिलता है हमें, रंती देव। इसका अन्य नाम है वो हमें रंतिदेव मिलता है, जिसकी वजह से रणथंभौर दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वो रंतिपुर है, ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग का जो नाम पड़ा है वो भी किसके नाम पे पड़ा है, रणथंभन देव के नाम पे पड़ा है, क्योंकि जो रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है वो रणथंभन देव के द्वारा किया गया था, जिसका जो अन्य नाम है वो है रंतिदेव। और इसकी सन की बात करें तो इसकी सन कौन सी है, सन 994 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। 994 ईस्वी में रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो अन्य नाम है, यानी कि इसका जो प्राचीन नाम है वो हमें क्या देखने को मिलता है, रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम हमें मिलता है रंतिपुर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, प्राचीन नाम इसका। और ये भी किसके ऊपर है, रणथंभन देव के ऊपर है। इनका अन्य जो नाम है वो है रंतिदेव। क्लियर। तो इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, रंतिदेव के द्वारा, रणथंभन देव के द्वारा या रंतिदेव के द्वारा किया गया था। सन 1994 ईस्वी में किया गया था। फिर जो ये दुर्ग है ये क्या है, इस पे जो शासन किया था वो हमीर देव चौहान के द्वारा इस पे शासन भी किया गया था। तो इस दुर्ग को हमीर देव की इसका जो उपनाम अगर हम बोलें तो उपनाम इसका कौन सा है, हमीर देव की आन बान शान का प्रतीक दुर्ग भी इससे माना जाता है। हमीर देव की आन बान का प्रतीक या आन बान शान का प्रतीक।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमीर देव के आन बान शान का प्रतीक दुर्ग कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, वो रणथंभौर दुर्ग होगा, सवाई माधोपुर का दुर्ग। ठीक है, तो आन बान शान का प्रतीक दुर्ग। क्लियर, ये इसका उपनाम। रणथंभौर दुर्ग का क्या है, जो उपनाम है, इसको दिया गया है हमीर देव के आन बान शान का प्रतीक दुर्ग। ठीक है, तो इसकी श्रेणियां देख ली, इसका निर्माणकर्ता हमने देख लिया, इसका जो उपनाम है वो हमीर देव चौहान है, उसकी आन बान शान का प्रतीक इस दुर्ग को माना जाता है। फिर जो रणथंभौर दुर्ग है, इसके बारे में, जो रणथंभौर दुर्ग है वो क्या है, गिरी दुर्ग है। ठीक है, पहाड़ के ऊपर है, और इस दुर्ग के चारों तरफ क्या, अरावली पर्वत है। ठीक है, यानी कि ऊंची ऊंची चोटियों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, अरावली पहाड़ों से ये घिरा हुआ दुर्ग है, और इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, इस दुर्ग के बारे में एक कहावत भी कही थी अबुल फजल, जो इतिहासकार हुए हैं, उसने कहावत कही है। क्या कही है, अबुल फजल, ये जो दुर्ग है इसके लिए कहावत कही गई है। अबुल फजल की जो कहावत है वो क्या है कि अन्य जो दुर्ग है वो क्या, नंगे दुर्ग है। ठीक है, अन्य दुर्ग नंगे दुर्ग है, और ये जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग है वो एक बख्तरबंद दुर्ग है। ठीक है, यानी कि ऐसा मान के चलो कि अन्य जो दुर्ग है, अगर किसी अन्य दुर्गों को हम देखते हैं तो वो हमें दूर से भी दिखाई देते हैं, किंतु जो रणथंभौर दुर्ग है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों और चोटियों से घिरा हुआ दुर्ग है, जिसकी वजह से ये क्या है, हमें दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता है। जब हम इसके पास जाते हैं ना तो ये हमें दिखाई देता है, यानी कि दूर से देखने पे रणथंभौर दुर्ग हमें दिखाई नहीं देता है, पास जाने पे हमें ये दुर्ग दिखाई देता है। तो इसलिए इसके लिए क्या कहावत कही गई है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। ठीक है, ये किसके द्वारा कही गई है, अबुल फजल के द्वारा कही गई है, जो इतिहासकार थे अबुल फजल, इनके द्वारा कही गई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है, तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, ये किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है, और किसके द्वारा कहा गया है, अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। क्लियर, तो बढ़ते हैं हम आगे। अभी हम देखेंगे जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर दार्शनिक स्थल है। तो जो रणथंभौर दुर्ग है इसके अंदर दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं, इसके दार्शनिक स्थल, गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी मैं लिखवाती हूँ वो आपको क्या करते जाना है, नोट करते जाना है, क्योंकि एक साथ बातें हमारे दिमाग में ऐड नहीं रहती है। अगर हम दूसरा कुछ पढ़ेंगे तो ये निकल जाएगी और वो क्या है, आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम इसको देख सकते हैं, तो आपको क्या है, लिखते जाना है। ठीक है, ये जो बेसिक बातें मैं आपको बता रही हूँ वो नोट करते जाना है। तो रणथंभौर दुर्ग का दार्शनिक स्थल, अभी हम रणथंभौर दुर्ग के अंदर जाके देखेंगे। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग का जो सबसे पहले क्या है, हम दरवाजे के अंदर जाते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे कौन कौन से हैं, पहले क्या देखेंगे, दरवाजे। तो रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे कौन कौन से हैं, सबसे जो मुख्य दरवाजा है इसका वो कौन सा है, नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। नवलखा दरवाजा या नवलखा पोल भी जिसको बोलते हैं, दरवाजे को पोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो मुख्य दरवाजा है वो है नवलखा दरवाजा। दूसरा, इसके अंदर 3 प्रमुख दरवाजे और भी है, वो कौन कौन से हैं, पहला आ गया हमारा नवलखा दरवाजा, दूसरा है तोरण दरवाजा, तीसरा आता है हमारा त्रिपोलिया दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा, और चौथा हमारा आता है नवलखा दरवाजा, तोरण दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा, और चौथा जो आता है वो है अंधेरी दरवाजा। ठीक है, अंधेरी
दरवाजा। तो ये जो 4 दरवाजे हैं वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। तो हमने दरवाजों के अंदर क्या किया है, अभी प्रवेश किया है, ठीक है। नवलखा दरवाजा, तोरण दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा और अंधेरी दरवाजा। अभी हम सबसे पहले देखेंगे मंदिर। क्या देखेंगे, मंदिर। तो मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, वो कौन सा है, श्री गणेश जी का मंदिर है। श्री गणेश जी का यहाँ पे प्रमुख मंदिर है, वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और इस मंदिर की खास बात क्या है, एक तो इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पे जो गणेश जी है, ठीक है, यहाँ पे जो गणेश जी की प्रतिमा है उसकी क्या है, 3 आंखें हैं, ठीक है। इसीलिए इस मंदिर को कहते हैं त्रिगणेश मंदिर। यहाँ पे गणेश जी की आंखें कितनी है, 3 है, इसलिए इसको त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। और दूसरा इस मंदिर की खास बात ये है कि जो समारोह वगैरह होते हैं, जो यहाँ पे शादी ब्याह होते हैं, उसके जो कार्ड होते हैं वो सबसे पहले इसी मंदिर के अंदर चढ़ाए जाते हैं। न्योते के लिए जो कार्ड होते हैं, शादी ब्याह का जो फंक्शंस के जो कार्ड होते हैं ना, वो यही इसी मंदिर के अंदर चढ़ते हैं और आज भी चढ़ाए जाते हैं। सबसे प्रथम जो आमंत्रण पत्र होता है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले शादी ब्याह के कार्ड थे वो भी यहीं पे आते थे। और इसका जो खास बात है वो यहाँ पे गणेश जी है, उसके जो आंखें हैं वो 3 है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर है वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी हम देखेंगे महल, ठीक है, महल। तो यहाँ पे महल कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो प्रमुख महल है, एक है जोराबोरा का महल, जोराबोरा का महल। फिर एक आता है हमारा जोगी महल। जो जोराबोरा का महल है, यहाँ पे अनाज रखा जाता था, ठीक है, तो इसे अनाज भंडार भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा महल है, जोराबोरा का महल, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है जोगी महल। जोगी महल, जोराबोरा का महल, जोगी महल। एक आता है हमीर महल, जिसमें जो हमीर महल है यहाँ पे हमीर देव चौहान का यहाँ पे निवास स्थान था। हमीर देव चौहान है वो यहीं पे रहते थे, ठीक है। हमीर महल हमीर देव चौहान का निवास स्थान है। फिर यहाँ पे है एक पुष्पक महल। कौन सा महल है, पुष्पक महल। जो यहाँ पे प्रमुख महल है उनकी मैं बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे आता है एक जोराबोरा का महल, जोगी महल, हमीर महल, पुष्पक महल और एक जो प्रमुख महल है, यानी कि उसे सांप्रदायिक सद्भावना का महल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिक सद्भावना का महल कहाँ पे है या फिर सांप्रदायिक सद्भावना का महल कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा सुपारी महल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सुपारी महल, सुपारी महल, क्लियर। तो सुपारी महल है वो कौन सा महल है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सांप्रदायिक सद्भावना का महल। कौन सा महल है, सांप्रदायिक सद्भावना का महल है सुपारी महल। और इस महल की एक खास बात और है, वो क्या है, जो सुपारी महल है इसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये तीनों एक साथ है, ठीक है। क्या क्या है, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, गिरिजाघर ये तीनों हैं वो एक साथ है, ठीक है। सुपारी महल की जो खास बात है, एक तो सांप्रदायिक सद्भावना का महल है, दूसरा इसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये तीनों ही क्या है, एक साथ है। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। हमने दरवाजे देखे, सबसे पहले हमने प्रवेश किया दरवाजों के अंदर, जिसमें नवलखा दरवाजा है, तोरण दरवाजा है, त्रिपोलिया दरवाजा है और हमारा अंधेरी दरवाजा है। फिर हमने देखा मंदिर, ठीक है, गणेश जी के दर्शन किए। तो यहाँ पे हमने देखा त्रिगणेश मंदिर, जो यहाँ का प्रमुख मंदिर है और जो शादी के कार्ड्स है वो यहीं पे आते हैं सबसे पहले।
फिर है हमारा महल, फिर हमने एंटर किया महलों के अंदर, तो महल में जोरा भोरा का महल देख लिया, जोगी महल है, फिर है हमारा हमीर का महल, ठीक है, हमीर देव चौहान का निवास स्थान था। फिर आता है पुष्पक महल और फिर है सांप्रदायिक सद्भावना का महल अर्थात कि सुपारी महल, ठीक है। इसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये तीनों एक साथ है। तो अभी हम कौन सा क्या देखेंगे, अभी हम चलते हैं छतरियों के ऊपर। यहाँ पे कुछ छतरियाँ भी बनी हुई है, इधर लिख देती हूँ मैं छतरियाँ। तो यहाँ पे छतरियाँ कौन कौन सी है, पहले यहाँ पे छतरी आती है एक है यहाँ पे 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी अगर पूछ ली जाए कहाँ पे है, तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। और 32 खंभों की जो छतरी है इसका निर्माण है वो हमीरदेव चौहान के द्वारा किया गया है, ठीक है। हमीरदेव चौहान के द्वारा इसके जो निर्माता है, निर्माणकर्ता, तो इसके निर्माणकर्ता कौन है, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ये किसके पुत्र थे, जैत्र सिंह के पुत्र थे। इस जो 32 खंभों की छतरी है, इसका 32 खंभों की छतरी इसको क्यों कहा जाता है, और दूसरा इस छतरी का निर्माण है वो किस उपलक्ष्य में किया गया था, वो देखिए। जो 32 खंभों की छतरी है इसका निर्माणकर्ता कौन है, हमीरदेव चौहान है। और 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण है वो किसके उपलक्ष्य में किया गया था, वो किया गया था जो हमीरदेव चौहान है ये किसके पुत्र है, जैत्र सिंह के पुत्र हैं। और जैत्र सिंह ने रणथंभौर दुर्ग के ऊपर 32 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। जैत्र सिंह ने क्या किया था, 32 वर्षों के काल के उपलक्ष्य में की गई है शासनकाल। शासनकाल के उपलक्ष्य में इस छतरी का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो जो जैत्र सिंह हैं उन्होंने रणथंभौर दुर्ग के ऊपर 32 वर्षों तक, कितने 32 वर्षों तक शासन किया था। और इन्हीं 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में क्या किया था, 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। क्लियर। तो इसका जो जैत्र सिंह है वो हमीरदेव चौहान की क्या थे, पिता थे, ठीक है। फिर दूसरा जो 32 खंभों की छतरी है इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमीरदेव चौहान है वो यहीं पे बैठ के न्याय करता था। न्याय की छतरी भी इसको कहा जाता है क्योंकि हमीरदेव चौहान है वो इसी छतरी के ऊपर बैठ के न्याय करता था। फिर हमारी दूसरी आती है अधूरा स्वप्न की छतरी। अधूरा स्वप्न की छतरी है, इसके जो निर्माण करता है, अधूरा स्वप्न की छतरी रानी कर्मावती के द्वारा अपने पति के लिए बनाई गई थी। किंतु इसे अधूरा स्वप्न की छतरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो छतरी है वो अधूरी रह गई थी, जिसकी वजह से इस छतरी को अधूरा स्वप्न की छतरी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका जो निर्माण करता है या निर्माता है वो रानी कर्मावती है। कर्मावती के द्वारा अपने पति के लिए इस छतरी का निर्माण करवाया गया था और ये छतरी अधूरी रह गई थी, जिससे के कारण इसे अधूरा स्वप्न की छतरी भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने मंदिर भी देख लिए, महल भी देख लिए, दरवाजे भी देखे और छतरियाँ भी देख ली। तो छतरियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और दूसरी हमारे अधूरा स्वप्न की छतरी जो रानी कर्मावती के द्वारा बनाई गई थी अपने पति के लिए, जो अधूरी रह गई थी, जिसकी वजह से इसे अधूरा स्वप्न की छतरी भी कहा जाता है। ओके गाइज,
तो अभी हम देखेंगे शाखा। ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसके ऊपर कई आक्रमण हुए हैं, कई युद्ध हुए हैं यहाँ पे, किंतु यहाँ पे एक प्रमुख शाखा हुआ है। ठीक है, तो रणथंभौर का शाखा देखेंगे। रणथंभौर दुर्ग का ठीक है, तो यहाँ पे शाखा हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि शाखा किसे कहते हैं। ठीक है, युद्ध कई दुर्गों में हुए हैं, युद्ध और कई दुर्गों के ऊपर आक्रमण भी हुए थे। इसी दुर्ग के ऊपर भी आक्रमण किया गया था। एक इसके ऊपर जो प्रमुख आक्रमण था वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, और जलालुद्दीन खिलजी क्या है, इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। ठीक है, लेकिन शाखा कुछ ही दुर्गों में होता है, और इस दुर्ग के अंदर भी एक शाखा हुआ था, प्रमुख शाखा। तो ये जो शाखा है, शाखा किसको बोलते हैं? ठीक है, शाखा बोलते हैं केसरिया प्लस जौहर को, जहाँ पे केसरिया भी होता है और क्या होता है, जौहर भी होता है। केसरिया प्लस जौहर बराबर शाखा। ठीक है, तो जहाँ पे केसरिया और जौहर दोनों साथ हो, वहाँ पे क्या होता है, शाखा होता है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। आक्रमणकर्ता कौन थे? शाखा के बारे में आपको पता चल चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आक्रमणकर्ता। आक्रमणकर्ता थे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। एक का नाम था नुसरत खां और एक का नाम था उलुग खां। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उलुग खां और नुसरत खां, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर दुर्ग के ऊपर जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, उसमें कौन कौन से सेनापति थे? जो सेनापति है वो कौन थे? नुसरत खां और उलुग खां। इस आक्रमण के अंदर ये जो आक्रमण है वो इन दोनों के नेतृत्व में हुआ था। जो सेनापति है ये, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के क्या है, सेनापति नुसरत खां और उलुग खां। और इस युद्ध के अंदर नुसरत खां है वो मारा गया, और उलुग खां को क्या, किलेदार, इस दुर्ग का किलेदार नियुक्त किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है। नुसरत खां है वो मारा गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमण में कौन सा सेनापति मारा गया? तो वो होगा हमारा नुसरत खां। ठीक है, फिर इसके अंदर और जो उलुग खां उसे किलेदार नियुक्त किया, किलेदार नियुक्त किया गया। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे आक्रमण करता था अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। लेकिन यहाँ पे केसरिया किसने किया था? उस समय किसका शासन था? हमीरदेव चौहान का शासन था। तो हमीरदेव चौहान के द्वारा क्या किया गया था? केसरिया किया गया था। यहाँ पे केसरिया किया था हमीरदेव चौहान ने। एक मुख्य इंपॉर्टेंट है, ये शाखा कब हुआ था? सन 1301 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी जो सन है वो है सन 1301 ईस्वी के अंदर, और केसरिया हुआ था यहाँ पे हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। और जौहर किसके द्वारा किया गया था? जौहर हुआ था जो हमीरदेव चौहान की पत्नी थी रंगदेवी के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर किया गया था। और एक सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये भी है, रणथंभौर दुर्ग की मैंने बताया था अन्य विशेषताएं भी पूछी जाती है। तो इसके अंदर जो अन्य विशेषता है वो कौन सी है? यहाँ पे जौहर के साथ साथ एक जल जौहर भी हुआ था।
यहाँ पे क्या हुआ था, एक जलजौहर, जलजौहर भी हुआ था। वो किसके द्वारा किया गया था, जो हमीरदेव चौहान की पुत्री थी उसके द्वारा यहाँ पे जलजौहर किया गया था। देवलदे, जो पुत्री थी उनका, उसका नाम क्या था, देवलदे, देवलदे, इसके द्वारा यहाँ पे जलजौहर किया गया था। और ये जो जलजौहर है वो राजस्थान का एकमात्र जलजौहर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकमात्र जलजौहर कौन सा है, कहाँ पे हुआ था, तो वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था, देवलदे के द्वारा, ठीक है। और वो तालाब कौन सा था, पद्मला तालाब, पद्मला यहाँ पे तालाब भी थे। अगर हम तालाब की बात करें तो जो जलजौहर किया गया था वो पद्मला तालाब के अंदर हुआ था। और इसमें जो इसकी पुत्री थी हमीरदेव चौहान की, देवलदे, उसके द्वारा जलजौहर किया गया था, ठीक है। और सबसे इसके अंदर जो मुख्य बात है वो क्या है, देखते हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान का एकमात्र नोट, राजस्थान का एकमात्र जलजौहर वो कौन सा है, कहाँ का है, रणथंभौर का। रणथंभौर के अंदर राजस्थान का एकमात्र जलजौहर हुआ था, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक तालाब, मैंने आपको तालाब भी, तो यहाँ पे दर्शनीय स्थल के अंदर तालाब भी कुछ आते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर मुख्य जो तालाब है कौन कौन से हैं, यहाँ पे तालाब है। तो तालाब है, सबसे पहले एक आता है हमारा पद्मला तालाब, जिसके अंदर देवलदे के द्वारा जौहर किया गया था। एक आता है हमारा रनिहाड़ तालाब, पद्मला तालाब, रनिहाड़ तालाब, ठीक है। तो ये यहाँ पे तालाब है, क्लियर। ओके गाइज, तो मैंने आज आपको बताया रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो भी हमने मुख्य जो यहाँ पे डिस्कस किया है, इसका जो निर्माणकर्ता कौन था, ये जो दुर्ग है वो कहाँ पे है, ये कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, यहाँ पे दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको क्लियर करवाई है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइज, तो बने रहिए मेरे साथ सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऊपर। ओके, थैंक यू।